हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 से 6 ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि मोस्टली हमारे क्लिनिक हो गया या हॉस्पिटल हो गया या डॉक्टर के द्वारा यूज किए जाते हैं जब हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन होता है, चाहे वो दांतों का पेन हो, कानों में दर्द हो, पेट में दर्द हो या जॉइंट्स का दर्द हो। तो उस दौरान बेसिकली डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन हमें लगाया जाता है। तो इस वीडियो में बेसिकली इंजेक्शन की क्या डोज लेनी चाहिए, किन किन केसों में यूज करना चाहिए, हमारी बॉडी में कोई भी इंजेक्शन जब पेन किलर लेते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, तो इन सारे पॉइंट पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो जो है ओनली रिसर्च बेस है, तो आपकी नॉलेज पर्पज के लिए रहेगी। बाकी इस वीडियो से मिली कोई भी जानकारी किसी भी पेशेंट पे अप्लाई ना करें, बिकॉज ये वीडियो ओनली रिसर्च बेस है एंड मेडिकल स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम ये समझ लेते हैं कि एनाल्जेसिक मेडिसिन होती क्या है। एनाल्जेसिक को बेसिकली पेन किलर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जो फार्मेसी फील्ड में वर्ड यूज किया जाता है एनाल्जेसिक, जिसका मतलब होता है पेन किलर। मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है उन्हें पेन किलर बोला जाता है या एनाल्जेसिक बोल दिया जाता है। ऑल पेन किलर इंजेक्शन आर द एनाल्जेसिक मेडिसिन, मतलब जितने भी पेन किलर इंजेक्शन होते हैं उन्हें एनाल्जेसिक मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में तब यूज किए जाते हैं जब हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा होता है। इसके साथ साथ अगर फीवर होता है तो उस दौरान बेसिकली पेन किलर इंजेक्शन यूज किया जाता है एंड ये जो है एनाल्जेसिक मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप सो ये पॉइंट आपको कंफर्म हो चुका होगा। एंड जितनी भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है हमारी बॉडी के ब्लड में जाके अपना फंक्शन प्ले करती हैं, इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके हमारी बॉडी में पेन या फीवर को ट्रीट करती हैं। एंड ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एनाल्जेसिक का, ये अभी आगे फर्दर वीडियो में आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी पेन किलर इंजेक्शन होते हैं वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होता है, चाहे वो स्टमक का पेन हो, किडनी में पेन हो, सिर का पेन हो गया हो या ईयर का पेन हो या दांतों में पेन हो, ओवरऑल बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली पेन किलर इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। आई होप सो अभी तक की वीडियो आपको कंफर्म हो चुकी होगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब ये होगा कि कोई भी अगर हम पेन किलर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके कैसे वर्क करता है, तो इस चीज़ को समझेंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कुछ पॉइंट कि जो मैक्सिमम पेन किलर होते हैं, मतलब जितने भी पेन किलर होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो जाके हमारी बॉडी में एक एंजाइम पाई जाती है, कॉक्स 1 एंजाइम, जिसे बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। ये एंजाइम हमारी बॉडी में सिक्रीट होती है, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो कॉक्स एंजाइम होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। एंड जो जब कॉक्स 1 एंजाइम इनहिबिट हो जाती है तो उस दौरान बेसिकली क्या होता है कि हमारी कॉक्स 1 एंजाइम की सिंथेसिस की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारी बॉडी में पाया जाने वाला केमिकल है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से पेन स्वेलिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पेन किलर होते हैं वो क्या कर देते हैं, कॉक्स 1 एंजाइम को बेसिकली इनहिबिट कर देते हैं। और वो कॉक्स एंजाइम जब इनहिबिट हो जाती है तो उसकी वजह से फर्दर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाता। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाता तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ या जो पेन हुआ वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार बेसिकली कुछ हमारी बॉडी में पेन किलर वर्क करते हैं। आइए इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बट चीज़ें यहाँ से आपकी अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो फ्रेंड्स, पेन कब होता है, जब हमारी बॉडी में कोई चोट हुई या इंजरी हुई या कोई भी समस्या आती है तो उसी दौरान तो पेन होता है ना। तो उसमें होता है कि हमारी सेल जो है वो रैप्चर हो जाती हैं। एंड आपको ये भी पता होगा कि जो भी सेल होती हैं उनकी जो बाहरी लेयर होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो जो फास्फोलिपिड जब सेल रैप्चर होगी तो वहाँ से फास्फोलिपिड निकलेगा। एंड वो फास्फोलिपिड जो है हमारी एक बॉडी में एंजाइम पाई जाती है, फास्फोलाइपेज। ये फास्फोलाइपेज एंजाइम जो है बेसिकली क्या है, फास्फोलिपिड को फास्फोलाइपेज एंजाइम की प्रेजेंट में आर्कोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जब आर्को फास्फोलिपिड जो है फास्फोलाइपेज की प्रेजेंस में आर्कोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम सिंथेसाइज होती है जिसे बोलते हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। एंड ये कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम ही वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में पेन या इन्फ्लामेशन के लिए, क्योंकि क्या है, ये आर्कोटोनिक एसिड को कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम क्या प्रेजेंट कर देती कन्वर्ट कर देती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में। एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही बेसिकली हमारी बॉडी में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि क्या है कि जब कोई भी सेल होती है उसकी जो रैप्चर होती है तो उसमें निकलता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलाइपेज की प्रेजेंस में आर्कोटोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो आर्कोटोनिक एसिड जो है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम की प्रेजेंस में बेसिकली क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। एंड वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारी बॉडी में पेन या इन्फ्लामेशन करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इन जो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम है अगर इनको ना बनने दें
तो अगर ये नहीं बनेगी तो इसकी वजह से ना प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ये बेसिकली क्या है, पेन होगा ना इन्फ्लामेशन होगा। तो मोस्ट जो भी जितने भी हमारे पेन किलर होते हैं वो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम को बनने से रोकते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली आगे क्या है ना प्रोस्टाग्लैंडिन बन पाता है, जिसकी वजह से ना पेन होता है ना इन्फ्लामेशन हो पाता है। आई होप सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको अच्छे से कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं वीडियो का जो मेन टॉपिक था कि कौन कौन से इंजेक्शन है जो कि एज अ पेन किलर के रूप में हमारी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो इंजेक्शन हमारा इस वीडियो में आता है वो है डायनापार इंजेक्शन। इसका यूज आपने किया होगा एंड मोस्टली आपने इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अभी समझ में आएगा। डायनापार के नाम से आपको यूजली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा एंड इसमें यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं डाइक्लोफेनाक सोडियम बेसिकली इसमें एज अ ड्रग प्रेजेंट होती है। इसका यूज बेसिकली इंट्रावीनस या आईवी इन्फ्यूजन की तरह यूज किया जाता है। एंड बात करते हैं इस इंजेक्शन की, तो बेसिकली ये इसमें जो ड्रग हमारी डाइक्लोफेनाक पाई जाती है वो बेसिकली एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है, मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी की बेसिकली डाइक्लोफेनाक इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब ये इंजेक्शन जो है एनसेड क्लास का इंजेक्शन होता है। इसके यूजेस की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है कि हमारी बॉडी में जब पेन होने लगता है, स्पेशली बात करें जब हमारा गाउट हो गया या अर्थराइटिस के केस में जब हमारा सीवियर पेन होता है तो उस दौरान बेसिकली डायनापार इंजेक्शन दिया जाता है। एंड और बहुत सारे केसेस है जहाँ पे बेसिकली ये डायनापार इंजेक्शन यूज किया जाता है, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली इसका यूज हमारे जब दांतों में स्पेशली पेन होने लगता है, तेज काफ़ी सीवियर पेन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में या उसको सही करने में भी बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, उस दौरान भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है। जब हमारे जोड़ों में पेन हो रहा है तो उस दौरान बेसिकली इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ डिस्मेनोरिया हो गया, मतलब मासिक धर्म का दर्द, मतलब कि स्पेशली जो महिलाएं होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान काफ़ी पेन होता है, तो उस दौरान भी बेसिकली इस डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो हिप हो गया, शोल्डर का पेन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी बेसिकली इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो है पेशेंट की काफ़ी तेज पेन होने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी बेसिकली इस डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो इसके यूजेस के बारे में आपको कंफर्म हुआ होगा। आइए इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो डोज है वो ड्रग की डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे एंड उसकी एज क्या है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, बट आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बात कर लेते हैं। तो जो सामान्यतः इसकी डोज दी जाती है वो 50 mg दिन में 2 बार यूज की जाती है, बट अगर सीवियर कंडीशन है, पेन काफ़ी तेज है, तो 75 mg दिन में आप इसका एक बार यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो डायनापार इंजेक्शन के बारे में आपको कंफर्म हो चुका होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो स्क्लोकोफेनाक जो है हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन हो जाता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इसकी टेबलेट फॉर्म भी अवेलेबल होती है एंड ये मोस्टली जो है यूज किया जाता है एज अ इंट्रामस्कुलर, मतलब कि हमारी मसल में देके इसका यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, बट इसमें जो ड्रग प्रेजेंट होती है वो स्क्लोकोफेनाक इसमें प्रेजेंट होती है। बात करें इसके यूजेस की, तो बेसिकली हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का जब पेन होता है, स्पेशली जब हमारी ऐठन जैसी जब हमारी बॉडी में पेन होने लगती है हमारे शरीर में, मतलब हमारे पूरे शरीर में जकड़न या ऐठन जैसी पेन होने लगता है, तो उस दौरान स्पेशली स्क्लोकोफेनाक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ अगर हमारे जॉइंट में पेन हो गया, मतलब हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है। पीठ में दर्द हो गया, कानों में दर्द हो गया, इसके साथ साथ हमारे पैरों में जब दर्द होने लगता है काफ़ी तेज से, तो उस दौरान बेसिकली स्क्लोकोफेनाक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। डोज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या है कि 100 mg दिन में आप 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो स्क्लोकोफेनाक इंजेक्शन के बारे में आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो वो है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। ये भी इसमें बेसिकली आइबुप्रोफेन एज अ ड्रग यूज की गई होती है एंड इसका यूज बेसिकली आपको इंट्रावीनस करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसको बनाती है, बट यहाँ जो इमेज में लगी वो सामर्थ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इसको बनाती है। 10 mg का बेसिकली होता है एंड 2 ml में बेसिकली प्रेजेंट होता है। 2 ml का बेसिकली जो इसका एम्पुल है वो हमें इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसकी बात करें इसके इंजेक्शन की, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है जब हमारी बॉडी में किसी सीवियर पेन होने लगता है, मतलब काफ़ी पेन होने लगता है, तो ये हैवी इंजेक्शन के रूप में बेसिकली एज अ पेन किलर यूज किया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो स्पेशली हमारी बॉडी में जब काफ़ी तेज़ से पेन होने लगता है, वो चाहे सिर का पेन हो या हमारे जॉइंट की वजह से पेन हो या अर्थराइटिस हो गया, इससे ज़्यादा भी कई कई और भी टाइप के पेन होते हैं, चाहे वो जॉइंट्स हो गया या स्टमक में पेन होने लगा या अब्डोमिनल पेन हो गया, किडनी के पेन हो गया, तो उस दौरान भी बेसिकली हमारा जो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है। एंड फ्रेंड्स बात करें इसकी डोज की, तो बेसिकली क्या है 2 mg BD, मतलब दिन में 2 बार बेसिकली 20 mg यूज करना होता है इस इंजेक्शन की डोज को। तो आई सो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन के बारे में आपको कंफर्म हो चुका होगा।
एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट दिया गया है कि बेसिकली जो हमारा आइबोप्रोफेन इंजेक्शन होता है इसको डायरेक्ट इंट्रावीनस ना देके 100 ml का जो NS सोल्यूशन आता है उसमें मिला के देना होता है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड स्पेशली जो यूज़ किया जाता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाना चाहिए, इसलिए बेसिकली इसको 100 ml का जो NS सोल्यूशन आता है उसमें मिला के इसको दिया जाता है ताकि अच्छे से रिस्पॉन्स शो हो सके एंड पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको आइबोप्रोफेन इंजेक्शन के बारे में भी आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है फिब्रिनिल। फिब्रिनिल इंजेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हो जाता है एंड ये स्पेशली यूज किया जाता है इंट्रामस्कुलर। बट क्या है कि आप सुटेबल जो डाइल्यूशन होता है उसके थ्रू करके आप ये इंट्रावीनस भी यूज कर सकते हैं। फिब्रिनिल एल के नाम से बेसिकली आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है एंड इसमें जो है पैरासीटामोल एंड लिंजोकेन बेसिकली एज इसमें ड्रग प्रेजेंट होती हैं। एंड फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में, तो ये बेसिकली पेन किलर के साथ साथ एज ए एंटीपायरेटिक भी यूज किया जाता है। अब एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में काफ़ी फीवर होने लगता है, मतलब स्पेशली जाड़ा टाइप का लगने लगता है और फीवर काफ़ी तेज़ आ जाता है, तो उस दौरान भी फिब्रिनिल इंजेक्शन यूज किया जाता है। इसके एंड बात करते हैं तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है तो वहाँ पर भी यूज किया जा सकता है इस फिब्रिनिल इंजेक्शन का। एंड बेसिकली बात करें तो ये बेसिकली हमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान भी स्पेशली ये सेफ मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है जो कि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होता है। तो फिब्रिनिल इंजेक्शन है जो है हम प्रेगनेंसी के दौरान इजीली यूज कर सकते हैं जो कि ये सेफ मानी जाती है। एंड बात करते हैं फ्रेंड्स डोज की कि फिब्रिनिल इंजेक्शन की डोज कितनी लेनी चाहिए, तो 500 mg जो है दिन में आप 2 बार यूज कर सकते हैं फिब्रिनिल इंजेक्शन की। ये सामान्य डोज दी गई एडल्ट के अकॉर्डिंग, बट बाकी सारी चीज़ें कंडीशन डिपेंड करती है पेशेंट की एज क्या है एंड उसका बॉडी वेट क्या है, वो सारी चीज़ें अदर फैक्टर हो जाते हैं। बट आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए डोज यहाँ पे लिखी गई है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, वो है कीटोरोल इंजेक्शन। कीटोरोल इंजेक्शन जो है बेसिकली काफ़ी इफेक्टिव इंजेक्शन हो जाता है एज अ पेन किलर के रूप में एंड अच्छे से अगर आप एंड इसका जो इंजेक्शन इफेक्ट जो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल जाता है। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि इसको बनाती है, इसमें कीटोरोलैक के साथ साथ ट्रोमेथामीन जो है बेसिकली एज इसमें ड्रग प्रेजेंट होती है। 1 ml का इंजेक्शन होता है। इंडियन फार्माकोपिया के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया होता है। कीटोरोल इंजेक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी में जब सीवियर पेन होने लगता है, मतलब कि काफ़ी तेज़ पेन होने लगता है, चाहे वो दांतों का पेन हो या इसके साथ साथ जब सर्जरी के बाद काफ़ी तेज़ पेन होने लगता है, तो उस दौरान बेसिकली कीटोरोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बेसिकली ये इंजेक्शन हमें तभी दिया जाता है जब पेशेंट की एज 17 से 18 साल के ऊपर हो, मतलब कि अडल्ट के लिए ये यूज किया जाता है, ना कि बच्चों में या 17 साल से जो अबव होते हैं उनके लिए बेसिकली ये कीटोरोल इंजेक्शन यूज किया जाता है। एंड कीटोरोल इंजेक्शन की एक टेबलेट भी आती है जो कि डिस्पोजेबल टेबलेट होती है, वो स्पेशली हमारे जब दांतों में पेन होने लगता है तो उस दौरान वो टेबलेट यूज की जाती है। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके डोजेस की। जो कीटोरोल इंजेक्शन होता है इसकी डोज की बात कर रहे हैं तो क्या है कि 20 mg जो है दिन में 2 बार यूज करना होता है कीटोरोल इंजेक्शन की। तो आई होप सो इसकी डोज भी आपको कंफर्म हो चुकी होगी एंड ये वीडियो आपके लिए अभी तक की काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो बात करते हैं एंड वीडियो का लास्ट जो इंजेक्शन रहेगा वो है नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है प्रोक्सिकेम। बात करते हैं इसके यूजेस की, कब यूज करना चाहिए, तो इसका यूज बेसिकली डिस्मेनोरिया हो गया, मतलब मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है तो उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली ये यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बात करें अगर मसल्स में पेन होने लगता है, कई बार क्या हम ज़्यादा रनिंग कर देते हैं या मसल्स में जब हमारे काफ़ी तेज़ पेन होने लगता है तो उस दौरान इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है या सर्जरी के बाद जो भी दर्द होता है तो उस दौरान भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। एंड इसके साथ साथ अगर हमें सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है तो उस दौरान भी इसका यूज किया जाता है, या पेट में जब एब्डोमिनल मतलब कि पेट में जब काफ़ी सीवियर दर्द होने लगता है तो उस दौरान भी बेसिकली प्रोक्सिकेम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके डोज की बात करें फ्रेंड्स तो क्या है 20 mg दिन में आपको 2 बार इसका यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 5 से 6 इंजेक्शन के बारे में बात की है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।